नमस्कार दोस्तों, नए वर्ष का आगाज होने वाला है और नए वर्ष की जो पहली एक्सपेक्टेड वैकेंसी है वो आरबीआई असिस्टेंट। दोस्तों, आरबीआई असिस्टेंट क्यों खास है अदर बैंक के असिस्टेंट से, इन सारे बातों पे आज डिस्कशन करने वाले हैं। यानी कि आरबीआई असिस्टेंट स्पेशलाइज तो है अदर बैंक से, लेकिन एक हम एवरेज इंफॉर्मेशन है हमारे पास, लेकिन डिटेल इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है सर। क्यों आरबीआई असिस्टेंट के कट ऑफ इतने हाई जाते हैं, क्यों आरबीआई असिस्टेंट में एडिशनल फैसिलिटीज मिलती है और क्या क्या एडिशनल फैसिलिटी मिलती है अदर बैंक के कंपेरिजन में। पैकेजेस में बहुत अच्छा खासा डिफरेंसेस होता है आरबीआई असिस्टेंट कंपेयर टू अदर असिस्टेंट में। तो इन सारे बातों पर डिस्कशन करने वाले हैं डिटेल में आज के सेशन में। बहुत लंबा सेशन नहीं होगा, अप टू हाफ एन आवर का सेशन होने वाला है यहाँ पे, और जहां पे आरबीआई असिस्टेंट क्यों खास है अदर असिस्टेंट से और इसमें एडिशनल क्या क्या है वो डिटेल इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाला है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं दोस्तों, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि आरबीआई असिस्टेंट एक्सपेक्टेड एग्जाम 2023 है। अदर बैंक असिस्टेंट कहने का मतलब है जैसे कि हम बात करते हैं एसबीआई असिस्टेंट की बात करें, असिस्टेंट दैट मीन्स क्लर्क। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ बैंक ऑफ बड़ौदा असिस्टेंट की बात करूँ या ग्रामीण बैंक असिस्टेंट की बात करूँ, यानी क्लर्क की, क्लर्क वर्सेस क्लर्क की ही बात कर रहे हैं, लेकिन आरबीआई वर्सेस अदर नेशनलाइज्ड बैंक की बात करेंगे। क्या अंतर होता है, ये सारे बातों पे आज हम डिस्कशन करने वाले हैं इन डिटेल। तो दोस्तों सबसे पहला बात कर दें, ये इन्फॉर्मेशन तो आप देख ही पा रहे हो। सबसे पहला बात, जो एग्जाम है एक्सपेक्टेड है 2023 में, और सबसे पहला अगर कुछ सिमिलरिटीज भी आती है उस पर भी हम चर्चा कर लेंगे। तो अगर हम उन सारे बातों के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं जो बीइंग एस्पिरेंट हमें आवश्यकता पड़ती है जब हम वहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहला इंफॉर्मेशन आता है सर एलिजिबिलिटी, यानी योग्यता क्या मांगता है हमारा आरबीआई। तो पहला योग्यता है दोस्तों नागरिकता की। नागरिकता अगर आप भारतीय हैं, भारतीय के अलावा अगर नेपाल से हैं, भूटान से हैं, तिब्बतन रेफ्यूजी हैं, जो आप माइग्रेट कर चुके हैं 1 जनवरी 1962 से पहले, या फिर इंडियन ओरिजिन के हैं और माइग्रेट किए हैं पाकिस्तान से और परमानेंटली सिटिंग है इंडिया में आपका, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। यानी कि ये नागरिकता वाला जो सेटलमेंट है, जो पार्ट है, वो आप क्वालिफाई कर रहे हैं। यानी नागरिकता वाला जो पार्ट है वहाँ पे आप क्या फिट बैठ रहे हैं। तो कहने का मतलब यही है, ये वाला वो पार्ट है जहाँ पे ऑलमोस्ट हर बच्चा फिट बैठेगा। इसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं, इसके लिए ऑलरेडी अब बाय बर्थ ये आपके पेरेंट ने ये इसका काम कर दिया कि भारतीय हैं। ठीक है, पहला पार्ट तो क्लियर है। ठीक है सर, और जो कुछ ऐसे 10% बच्चे बच जाते हैं जिनका ये वाला क्राइटेरिया है, तो आप देख लो कि अगर आप इस कैटेगरीज में आते हो, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, सब्जेक्ट ऑफ भूटान, माइग्रेटेड बिफोर 1 जनवरी 1962 वाला कंडीशन में आते हो, दैट मीन्स आप यहाँ भी एलिजिबल हो। ठीक है, यानी अगर आपके पास भारतीयता की नागरिकता है इन सारे कंडीशन के साथ, दैट मीन्स आप अप्लाई कर सकते हो, और ऑलमोस्ट हर बच्चों के साथ ये वाला फिट बैठ रहा है। ठीक है, दूसरी बात करते हैं, दूसरा बात करते हैं एज की। अगर एज की अगर मैं बात करता हूं दोस्तों, तो यहाँ पे एज आप देख पा रहे हो कि एज आपका क्या है, मिनिमम 20 होना चाहिए और मैक्सिमम 28 होना चाहिए। ये भी ऑलमोस्ट हर नेशनलाइज्ड बैंक में यही होता है, 20 और 28 के, मिनिमम 20 और मैक्सिमम 28। तो जो भी ग्रेजुएट बच्चे हैं, जैसे यहाँ पे क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री ही होती है, तो जो भी ग्रेजुएट कर जाते हैं ऑलमोस्ट ये वाले रेंज में आ जाते हैं, यानी कि मिनिमम 20 वाले और मैक्सिमम 28 वाले। कभी कभी होता है कि 1-2 साल आगे पीछे होता है, लेकिन ऑलमोस्ट अगर हमें मेजोरिटी ऑफ कैंडिडेट ग्रेजुएट बच्चों की बात करता हूं तो ये वाले रेंज में आ जाता है। तो ये वो रेंज है जो अनरिजर्व कैटेगरी है गाइस, अनरिजर्व कैटेगरी। इसी तरह रिजर्व कैटेगरी में क्या कुछ आपको रिलैक्सेशन मिला जाता है, जैसे SC/ST में 5 साल का रिलैक्सेशन है, आपको OBC में 3 ईयर का रिलैक्सेशन है, PWD में 10 ईयर फॉर जनरल, 13 ईयर फॉर OBC एंड 15 ईयर फॉर SC/ST। एक्स सर्विसमैन में आप देख सकते हो अब मैक्सिमम ऑफ 50 ईयर तक वाला फंडा यहाँ पे, अब यानी 50 तक आपका एज होना चाहिए तब आप अप्लाई कर सकते हैं। उससे ज़्यादा है 55-60 है तो आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं बनते हैं। ठीक है, उसका विडोज़ वाला केस है, 10 साल का रिलैक्सेशन है। RBI में काम कर रहे हैं तो आपको मैक्सिमम 3 इयर्स का वहाँ पे अगर वर्क है तो आप वहाँ पे रिलैक्सेशन आपको मिल रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हो गया रिलैक्सेशन वाला पार्ट। लेकिन अनरिजर्व कैटेगरी का क्या है, 20 से 28 ही है। लेकिन अगर हम इस कैटेगरीज में आ रहे हैं तो मेरा यहाँ तक वो रेंज चला 33, 31 एंड ऑल दैट चला जाता है। ठीक है, तो आप देख लीजिए आप किस कैटेगरी में आते हैं, और सब नेशनलाइज्ड बैंक में भी यही ऑलमोस्ट रहता है, यानी यहाँ पे कोई डिफरेंस यहाँ पे क्रिएट नहीं हो रहा है। एलिजिबिलिटी में तो कोई नहीं है सर, यानी कि वो एलिजिबिलिटी जो जिसके लिए हमें कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ा है, यानी कि वो योग्यता जो बाय बर्थ हमें मिला है अपने पेरेंट से, तो उसमें हमें कुछ मेहनत नहीं करना, नागरिकता हमें हमारे गार्जियन ने हमें दे दिया, और एज वाला पार्ट भी तो मेरा आज ना कल हो ही जाना है वहाँ पर। ठीक है, बात करते हैं
जहां पे अब आपका रोल स्टार्ट होता है, हाँ आपका रोल स्टार्ट होता है क्वालिफिकेशन से। क्वालिफिकेशन में क्या है दोस्तों, जैसे आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे ग्रेजुएशन जो होगा यानी बैचलर डिग्री है वो आपका क्या देख सकते हो एग्रीगेट मार्क्स ऑफ 50% होना चाहिए। यानी वो बच्चे जो 50% से कम है वो पहले ही यहाँ पे डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं, यानी वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। यानी कि एक आप बैटल यहीं पर जीत चुके हो अगर आप 50% से ऊपर आपका ग्रेजुएशन में मार्क है तो, ठीक है। यानी कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो यहाँ पे फिल्टर होकर डाउन हो जाएंगे और वो आरबीआई असिस्टेंट के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो पहला तो फिल्ट्रेशन यहीं पे हो गया, पहला एक डिफरेंस आ गया अदर बैंक पे। ये आरआरबी वाले जब नोटिफिकेशन आता है वहाँ सिर्फ ग्रेजुएट मांगा जाता है, वहाँ पे ये नहीं बोला जाता है कि आप 50% हो या नहीं हो, ठीक है। सिर्फ ग्रेजुएट पास आउट मांगा जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या मांगा जा रहा है, एग्रीगेट अप टू 50% आपका मांगा जा रहा है। दैट मीन्स कुछ बच्चों का फिल्ट्रेशन यहीं पे हो चुका है। दूसरा जो आपके ही मेहनत का पार्ट है एग्जाम सिलेक्शन प्रोसेस। दोस्तों आरबीआई असिस्टेंट दैट मींस आरबीआई क्लर्क का जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो 3 स्टेज में आपका चलता है, प्रीलिम्स, मेंस और लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। यानी कि इसमें आपकी भाषा की भी जांच होती है, यानी आपको भाषा की कितना ज्ञान है इस पे भी चर्चा होता है, इस पे भी डिस्कशन होता है। तो पहला आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे क्या है, प्रीलिम्स, मेंस और लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। आप देख लो यहाँ पे, ये और सारे एग्जाम में नहीं है, आपको सिर्फ लैंग्वेज वाला पार्ट नहीं आता है, ठीक है। ये टेस्ट से आपको गुजरना नहीं होता है, जैसे आरआरबी में मांगा जाता है रीजनल लेवल में होना चाहिए, टेस्ट नहीं टेस्ट हमें नहीं देना होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको ये टेस्ट भी क्वालिफाई करना होगा, तब जाके आपका फाइनल सिलेक्शन होगी। यानी फाइनल के लिए हमें क्या होना चाहिए, प्रीलिम्स तो क्वालिफाई करना है, मेंस भी क्वालिफाई करना है, और जिस जोन में मैंने अप्लाई किया उस जोन के जिस रीजन के जिस जोन में हम जा रहे हैं उस जोन की भाषा का भी हमें ज्ञान होना चाहिए, तभी हम फाइनल क्वालिफाई करते हैं। यानी तीन चीज़ें आपको यहाँ पे काम करना है, ठीक है। आगे की बात करते हैं। प्रीलिम्स का जो स्ट्रक्चर है दोस्तों ऑलमोस्ट सिमिलर है, जो और सारे बैंक में, सिर्फ आरआरबी में है वो अलग होता है, लेकिन 90% बैंक्स में यही है। आपको इंग्लिश ही पढ़ना है, आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी ही पढ़ना है, आपको रीजनिंग एबिलिटी ही पढ़ना है। नंबर ऑफ क्वेश्चन 35, मैक्सिमम मार्क्स 35 एंड ड्यूरेशन भी आपका 20 मिनट्स का है। ये कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है दोस्तों कि आपके सामने प्रीलिम्स में जब आप एग्जाम देने के लिए जाओगे तो 1 घंटे की खिड़की आपको मिलेगी और हर सब्जेक्ट के लिए आपको 20 मिनट का ही विंडो मिलेगा। यानी 20 मिनट के लिए आपको इंग्लिश मिलेगी, 20 मिनट के लिए रीजनिंग और 20 मिनट के लिए आपको न्यूमेरिकल एबिलिटी। आपको 20 मिनट में ही वो क्या करना है, तो ये 30 सवाल यहाँ पे सॉल्व करने हैं, यहाँ पे 35 सवाल सॉल्व करने हैं और यहाँ पे 35 सवाल सॉल्व करने हैं। ये आपको प्रिपरेशन स्टार्टिंग में ही करना होगा, तब जाके ये काम आप कर पाइएगा, ठीक है। यानी 60 मिनट में 100 सवालों का जवाब हमें देना है। अब एवरेज आप निकाल लो कि इसमें कितना टाइम आप दोने वाले हो, सबके लिए आपको 20-20 मिनट ही मिल रहा है। मुद्दा वाला बात यहाँ पे आता है, सर कट ऑफ की बात करते हैं। ये है प्रीलिम्स का कट ऑफ का लिस्ट जोन वाइज। आप देख सकते हो प्रीलिम्स कट ऑफ 2021-22 में ये आरबीआई के इतने सारे जोन्स हैं, जिसमें आप देख लो कितने सारे कट ऑफ गए हैं। जनरल मैं अहमदाबाद की ही बात करता हूँ, जो हिंदी भाषी क्षेत्र है हमारा, 87.25 है यहाँ पर, ठीक है। यानी ऑलमोस्ट अगर हर कट ऑफ को अगर मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे जितने भी हैं तो नियर बाय 90 है, नियर बाय 90 है। यानी कट ऑफ जो यहाँ पे जा रहा है प्रीलिम्स का वो 90% है, जो कहीं ना कहीं अलग कर दिया और सारे बैंक से, ठीक है। अगर प्रीलिम्स आपकी बात करते हैं, प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए आपके पास अच्छी ज्ञान तो होना ही चाहिए, सब्जेक्ट ज्ञान के आगे आगे नहीं बढ़ोगे, लेकिन आपके पास अच्छी गति भी होनी चाहिए। दैट मीन्स आपके पास स्पीड भी होना चाहिए कि 60 मिनट में 100 सवाल सॉल्व करें। यानी आपको माइंडसेट ये लेके जाना है अंदर एग्जामिनेशन में कि 100 में 100 हमें अटेम्प्ट लेना है और सही अटेम्प्ट लेना है, ना कि रॉन्ग। अगर 100, जैसे मैंने पहले वाले सेशन में बताया था, मैं आपको बता दूं, इससे पहले मैंने एक सेशंस किया था जिसमें मैंने बताया था कि 2023 की तैयारी, और उसमें मैंने 2022 में जितने भी वैकेंसीज आई थी उसका एक डेटा आपको दिया था, और उस डेटा में ही आपने देखा होगा पहला महीना ही आपका आरबीआई असिस्टेंट की बात की थी मैंने। तो वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा लेट्स स्टार्ट बैंकिंग प्रिपरेशन फॉर 2023, जिसमें मैंने मंथ वाइज पूरा डेटा दिया है और बाकी सारी डिटेल भी बताया है। वो भी 39 मिनट का वीडियो जाके ज़रूर देखिएगा, आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा। दूसरा यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, ये कट ऑफ नियर बाय 90 गया है। नियर बाय 90 कहने का मतलब है कि आपको यहाँ पे स्पीड जिसका हाई है वही काम यहाँ पे कर सकता है। यानी आपको कैलकुलेशन फास्ट करना पड़ेगा, आपको रीडिंग एबिलिटी इंप्रूव करनी पड़ेगी, आपके जो भी प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक है उसको और पिकअप करना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर शॉर्टकट ट्रिक से क्या रहना, बहुत सारे जगह ऐसा लोग पढ़ते हैं कि शॉर्टकट ट्रिक की आवश्यकता क्या पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है यहाँ पर। अगर आपको
कोई चीज़ों को कम समय में सॉल्व करना नहीं आता है, दैट मीन्स आप यहाँ के बैटल से बाहर हो। ठीक है, तो इस बैटल को आपको जीतने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको अपनी गति बढ़ानी पड़ेगी, और गति बढ़ाने के लिए आप ट्रिक्स सीखो, आप ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे मॉक टेस्ट दो, एनालिसिस करो। वो मॉक टेस्ट देने का तरीका क्या होता है इस पर मैं सेशंस करूँगा। अगर मैं इस पॉइंट पे भी चला जाऊँ तो एक अच्छा खासा ये टाइम खींच जाएगा, लेकिन वो हम नहीं करने वाले हैं। यहाँ पे सिर्फ हम करने वाले हैं कि सर आपको आरबीआई का प्रीलिम्स क्लियर करना है, दैट मीन्स आपको इसके रेंज में जाना है, यानी कि 60 मिनट में 100 नंबर का टारगेट लेकर आपको एग्जाम में एंड करना पड़ेगा, तभी आप इसके इर्द गिर्द होगे। हो सकता है कि 5 नंबर आगे पीछे कट ऑफ जाए, लेकिन एवरेजन आप देख रहे हो कि इसी के आसपास हमारा कट ऑफ है। ठीक है, तो क्यों ना हम इस माइंडसेट के साथ आगे बढ़े। ये अलग बैंक से एक अलग, यहाँ अलग बैंक से ये हो गया आपका अलग, सॉरी दूसरे बैंक से। अगला मैं बात करता हूं सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ की, तो ये है सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ की लिस्ट, आप देख सकते हो 11, 12, 22, 35। थोड़ा सा मैं यहाँ पे और चीज़ें आपको बता दूं दोस्तों, जो हर बैंक में भी है, ऐसा नहीं कि अलग बैंक में है, कि जैसे अगर मान लो कि प्रीलिम्स का कट ऑफ गया है 90 नंबर, ठीक है, और मैंने रीजनिंग में नंबर है मेरा 11, यानी कि मेरा टोटल तो चला गया 95, ठीक है, लेकिन रीजनिंग में मेरे 11 नंबर ही, ऐसा होगा नहीं, क्योंकि 11 अगर यहाँ पे आ जाए दैट मीन्स वो कट ऑफ आप क्वालिफाई करेगा, और एक सब्जेक्ट में आप सब्जेक्ट क्वालिफाइंग जो है वो क्लियर नहीं कर पाए, दैट मीन्स आप डिस्क्वालीफाई हो जाइएगा। ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे सब में जो है कट ऑफ क्लियर कर लो, आपको सब्जेक्ट वाइज भी कट ऑफ क्लियर करना है, और ग्रैंड कट ऑफ है वो भी क्रैक करना है, तब जाके ये स्टेज को आप पार कर पाते हो। तो ये माइंडसेट रखना कि चलो ऐसा नहीं ठीक है सर 80 नंबर कट ऑफ जाता है, हम इंग्लिश मेरी वीक है, इंग्लिश हम छोड़ के ही चलते हैं, ऐसा नहीं है। आपको इंडिविजुअल कट ऑफ भी क्रैक करना है। ये बैंकिंग, हर बैंकिंग में ये वाला है। तो पहला पार्ट ये हो गया, प्रीलिम्स में आपको ये हर्डल्स, थोड़ा मैं पहले वो चीज़ें बता दे रहा हूँ जो करना है आपको, ठीक है। बाकी जो लाभ मिलता है, जो आपको फैसिलिटी मिलती है, उसका तो पूरा मैं डिटेल लेके आया हूं, लेकिन फिलहाल आपको करना है, क्योंकि वो फैसिलिटी हमें तब मिलेगी जब ये काम करके मैं अंदर जाऊंगा। पहले मैं बता दूं, लालच दे दूं आपको, ये मिल जाएगा वो मिल जाएगा, तो वो मेरा तरीका नहीं है। मैं फैक्ट पे बातें करूंगा, मैं आपको पहले बताऊंगा, वो फैसिलिटी तब पहुंचोगे जब ये सारे हडल्स को आप क्रैक कर पाओगे। तो पहला हडल आपका ये है। दूसरा, मेंस, जैसे प्रीलिम्स आप क्रैक करते हो 10 टाइम्स, वहाँ पे मेंस में क्वालिफाई करते हैं, वहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज और जनरल है, यानी कि 5 सब्जेक्ट का आपका सामना करना पड़ता है, और हर सब्जेक्ट में आपको देख रहे हो 30-30 मिनट की ही खिड़की है, और फिर आपको कंप्यूटर के लिए 20 मिनट और जनरल अवेयरनेस के लिए 25 मिनट, यानी कि ये पूरा बैटल जो है 200 मार्क्स का, उसके लिए आपको 135 मिनट का समय मिलता है। 135 मिनट, 2 घंटे से 15 मिनट ज़्यादा, ठीक है। तो अब ये 2 घंटे से 15 मिनट में ज़्यादा आपको ये टोटल कितने सवाल को सॉल्व करना है, तो ये हमें 200 सवालों को सॉल्व करना है, ठीक है। 200 सवालों को सॉल्व करना है, ये एक माइंडसेट आपकी होनी चाहिए कि ये सर मुझे 200 सवाल सॉल्व करने हैं, ठीक है। अब मैं बात करता हूं, इसमें भी सब्जेक्ट वाइज अलग अलग कट ऑफ जाते हैं। ये मैं ग्रैंड कट ऑफ की बात कर रहा हूं। ये मेंस का कट ऑफ लिस्ट है, अहमदाबाद का 120 है, यानी 200 में से 120 है, ठीक है। यानी मेंस में कट ऑफ जो है लगभग आप देख सकते हो कि लगभग 60% के आसपास है, ठीक है। जैसे वहाँ 90% था, यहाँ कट ऑफ 60% है। तो हम इसी माइंडसेट के साथ यहाँ पे रहेंगे। माइंडसेट कहने का मतलब ये है कि जाहिर सी बात है दोस्तों, अगर कट ऑफ 120 गए हैं, यानी 60% कट ऑफ यहाँ पे गए हैं, तो क्वेश्चन का कुछ स्टैंडर्ड रहा होगा, तभी तो 120 गए। वहाँ पे 190 नंबर कट ऑफ जा रहा था, यहाँ पे 120 नंबर जा रहा है, तो दैट मीन्स कुछ तो स्टैंडर्ड रहा होगा। तो आप अपना स्टैंडर्ड बढ़ाओ, और स्टैंडर्ड आपका कैसे पता चलेगा, वो आपके मॉक से पता चलेगा। आप ऑनलाइन मॉक देते हो वहाँ पे, तो आपके सामने वही बच्चे हैं जो एग्जाम में जाके बैठते हैं। तो ऑनलाइन मॉक जरूर दिया कीजिए, इससे आपकी क्षमता का आकलन हमेशा होता रहता है, ठीक है। तो मेरा तो यही सलाह रहेगा दोस्तों कि आप क्या कीजिए, तो मॉक देते रहिए, मॉक जरूर देते रहिए, और इसके आसपास आप घूमते रहिए, तो आपका सिलेक्शन यहाँ पे होता है। तो आप देख सकते हो कि आपको 60% का एफर्ट लेके चलना है, और यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज ही कट ऑफ रहेगा। जैसे कि अब यहाँ पे वो गेम चला सकते हैं आप कि ठीक है सर, मेरी थोड़ी सी इंग्लिश थोड़ी सी कम है, तो क्यों ना इसका कट ऑफ क्लियर करें, और बाकी है ये मेंस में ये स्टडी चल जाएगी, क्योंकि प्रीलिम्स तो 90% जा रहा है, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे हमें सब लेके चलना है। लेकिन मेंस की जब बात करते हैं, तो आप देख सकते हो आपका ये 2 पार्ट जो हो जाएगा, रीजनिंग और ये, इस पे आप 100% काम कर सकते हो, यानी कि कट ऑफ तो चलो 11 नंबर ही है, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ ये 40 और ये 40 नंबर का अगर है, तो 80 नंबर का खेल अगर यहाँ पर है, तो कहीं ना कहीं 70 तक का गेम तो हम यहीं पे कर सकते हैं। 70 का गेम तो मेंस में ही कर लेंगे, ठीक है। और बाकी का जो चीज़ें अगर मेरे पास बच गए, यानी कि कितना रह गया, 120, 50 नंबर और रह गया था मेरा, तो 50 नंबर ये तीनों से खेल लें हम, ठीक है।
तो कहने का मतलब है क्योंकि मेंस का स्टैंडर्ड हाई होता है, आप यहाँ पे ये नहीं कह सकते कि 40, जैसे प्रीलिम्स में था कि सर वहाँ पे 35 क्रॉस कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे वो चीज़ नहीं हो पाता है। स्टैंडर्ड हाई है तो आपके लिए भी आए हैं और लोगों के लिए और सारे आपके कॉम्पिटिटर हैं उनके लिए भी आए हैं दोस्तों, ठीक है। तो इस मानसिकता के साथ आप बढ़िए कि चलो ठीक है भाई 80 में 70 एटलीस्ट करें। आप सब्जेक्ट वाइज क्या स्ट्रैटेजी होती है आपको आपके फैकल्टी मेंबर्स बताते रहते हैं, बीच बीच हम भी यहाँ पे सेशंस लेते आएंगे और आपको बताते रहेंगे किस सब्जेक्ट को कैसे यहाँ पे हम टैकल करेंगे, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें समझ में आ गए। मेंस के लिए आपको ये वाला है। तीसरा जो ये मैंने एक ग्रैंड कट ऑफ का मैंने बता ही दिया था, तीसरा जो टेस्ट है दोस्तों वो हमारा लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी LPT है, ठीक है। तो आपको क्या बोला जा रहा है, द लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट विल बी कंडक्टेड इन द ऑफिशियल लोकल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट कंसर्न एज डिटेल बिलो। कहने का मतलब है आपने जिस जोन में अप्लाई किया है उस जोन का एक ऑफिशियल लैंग्वेज आपको मालूम होना चाहिए कि RBI ऑलमोस्ट आपका कैपिटल्स में ही आपको मिलेगा, ठीक है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, आप ऐसा मत बोल देना कि गुजरात का कैपिटल तो अहमदाबाद नहीं है। कहने का मतलब है कि वो जोनल ऑफिस हर स्टेट में, हर स्टेट वाइज ही इसको कंसीडर हम लोग करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो अगर अहमदाबाद रीजन से हम अप्लाई कर रहे हैं तो सॉरी गुजरात अहमदाबाद से है, एक सेकेंड, यहाँ से गुजराती आनी चाहिए, बैंगलोर से है, कन्नड़ आना चाहिए, भोपाल से है तो अब हिंदी भाषी एक भोपाल वाला हो गया, चंडीगढ़ वाला भी आपका पंजाबी और हिंदी हो गया। तो हिंदी भाषी चूँकि मेजोरिटी ऑफ कैंडिडेट वो हिंदी वाला प्रीफर करते हैं, खासकर नॉर्थ साइड वाले बच्चे, ठीक है। यूपी दिल्ली बिहार वाले बच्चे ये हिंदी प्रीफर करते हैं। लेकिन जो गुजराती हैं वो गुजरात के लिए क्यों ना जाए भाई, अपने रीजन पे ही खेलो ना आप, ठीक है। अब देख लो कट ऑफ सबका कैसा क्या क्या है, ठीक है। उसी तरह अगर गुवाहाटी की बात को आसमी, बंगाली, खासी, मणिपुरी, बोडो, मिज़ो, हैदराबाद के लिए तेलुगु, फिर जयपुर के लिए हिंदी आपका आ गया, जम्मू के लिए उर्दू हिंदी फिर जम्मू के लिए भी आ गया, कानपुर और लखनऊ यानी यूपी के लिए फिर आपका हिंदी आ गया, कलकत्ता के लिए बंगाली और नेपाली आ गया, मुंबई के लिए नेपाल बगल में, मुंबई के लिए आपका मराठी और कोंकणी आ गया, नागपुर के लिए मराठी और हिंदी आ गया, ठीक है। देख लो किस रीजन में, न्यू दिल्ली के लिए हिंदी आ गया, पटना के लिए हिंदी आ गया, पटना रीजन में ही रांची आता है, ठीक है, रांची भी इसी रीजन में आता है, तिरुवनंतपुरम मलयालम हो गया, ठीक है। तो ये तो लालच बाद में, पहले ये इस वाला पार्ट में अगर प्रोफिशिएंसी टेस्ट आप, क्योंकि आप फाइनल सिलेक्शन के बाद में करो तो जब आप अप्लाई करो तो इन बातों का ध्यान रखना भाई, किस लैंग्वेज कौन सा CPT आपको क्लियर कर पाओगे, ठीक है, कौन सा CPT कहाँ का क्लियर कर पाओगे। अब ऐसा नहीं कि हम है रहने वाले पटना का, हम अप्लाई करें तिरुवनंतपुरम में क्योंकि कट ऑफ वहाँ कम जा रहा है, ठीक है। ये वाला माइंडसेट के बाद जाओ वहाँ पे मलयालम बोलो, सीख लो 10-15 दिन में मलयालम, तो ये संभव नहीं है। तो आप अपने रीजन पे खेलो ना दोस्तों, जो आप कर सकते हो वही करो, ठीक है। तो आप नहीं हो सकता ना, हाँ सिर्फ अगर अपीयर होना है तो आप छाटो वहाँ पे जाके कट ऑफ देखे कि कहाँ पे कट ऑफ कम गया है। लेकिन अब अगर आपको फाइनल सिलेक्शन है तो अपने रीजन में ही खेल पाओगे ना, आपको खेलना अपने ही रीजन में है ना दोस्तों। अगर मैं सिर्फ अपियरिंग के बारे में नहीं, मुझे सिर्फ प्री लिखना है, सिर्फ मेंस लिखना है तो नहीं, फाइनल के बारे में सोचो तो ये वाला पार्ट। तो क्यों, इससे फायदा ये होगा कि CPT के लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। आपको बस प्रीलिम मेंस पे फोकस करोगे तो ये CPT जो है आपका ऐसे ही क्रैक है, क्योंकि वहाँ की भाषा तो आपको आ रही है ना, ये वाला पार्ट आपके लिए हर्डल नहीं पड़ेगा। बस आपको वहाँ का लोकल लैंग्वेज आता है नहीं, यही सिर्फ चेक करेगा और कुछ वहाँ पे एडिशनल चेकिंग नहीं होने वाला है, ठीक है। तो मेरा यही कहना है दोस्तों कि आप जिस रीजन में हो वहीं से खेलो, क्योंकि इस CPT वाला पार्ट के लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अगर आपको वहाँ का लैंग्वेज, और आपको वहाँ के अगर रहने वाले हो तो आपको तो आएगा ही ना वहाँ का लैंग्वेज। ऐसा थोड़ी ना कि मैं अगर अहमदाबाद रीजन से अप्लाई करूँ तो मुझे गुजराती नहीं आएगी, मुझे गुजराती आएगी। तो आप जिस रीजन से हो उसी रीजन पर अप्लाई करो, जिस जोन में आप अप्लाई कर रहे हो उसी जोन पर रहेगा तो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। चलिए, तो ये वाला पार्ट मेरे हिसाब से नहीं लगता है कि इसके लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा चेंज मतलब एफर्ट लगाना है। बस अपनी बेसिक चीज़ें पे बेसिक चीज़ों पे भरोसा रखिए, ये वाला पार्ट आपका क्लियर हो जाता है, ठीक है। चलिए अब आते हैं पे स्केल की बात, जो थोड़ा सा अट्रैक्टिव पार्ट है। यहाँ पे बच्चे थोड़ा सा, यस सर, सैलरी वाला पार्ट है जहाँ पे बच्चों को थोड़ा सा इंटरेस्ट भी आता है। हर आदमी को इंटरेस्ट आएगा भाई, काम एग्जाम क्यों दे रहे हो, एग्जाम नौकरी के लिए नौकरी क्यों करोगे, सैलरी के लिए करोगे। तो पहला वाला पार्ट यहाँ है दोस्तों। आप एक एक पॉइंट में अगर बात करूँ तो इसके जो सैलरी है इन हैंड कहीं लिखा होना चाहिए, हाँ इन हैंड आपको 45,050 मिलता है, ठीक है। और अदर में आपका 28 से 32 के आसपास मिलता है, ठीक है। 45 से 50 और 28 से 32। इसके अलावे ये फर्क क्यों पड़ता है वो देख लीजिए। ये आपको देता है डियरनेस अलाउंस, यानी महंगाई भत्ता,
ठीक है, हाउस रेंट अलाउंस, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस, ये अलाउंस इसका जा ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ईटीसी, ये सारे किसी और सब बैंक में ये हर तरह का अलाउंस नहीं होता है, बहुत जगह हाउस रेंट अलाउंस नहीं होता है। ठीक है, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस किसी में होता है, किसी में नहीं होता है, वो सिटी पर भी निर्भर करता है। तो कहने का मतलब है इसका क्या होगा, आपको जो पोस्टिंग होगी वो किसी जोनल ऑफिस में ही होगी, जोनल ऑफिस यानी कि सिटी में ही होगी। आपको रूरल एरिया में तो पोस्टिंग मिलने वाली, यानी ये वाला पार्ट आपको मिलेगा ही, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस मिलेगा। हो सकता है कि 1000-2000 आगे पीछे हो, आपका ये हमेशा मिलेगा। महंगाई भत्ता, ठीक है, 15% कहीं लिखा भी होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि आपको जो अलाउंस यानी कि जो पे मिलता है, जो पैकेज मिलता है, वो और से कंपैरिजन में आप देख सकते हो ना कि कम से 10-15 हज़ार का फर्क आपको यहीं पे आ जा रहा है। ठीक है, और ये इसलिए आ रहा है क्योंकि एडिशनल अलाउंस है। बेसिक तो ऑलमोस्ट सबका यही लिखा होता है 20,000, हाँ नहीं, उसमें 17,000 भी और 16,000 भी होता है। तो बेसिक आप पे देख रहे हो कि 20,700 है। ठीक है, उसका कितना होता है, किसी का 16,000 होता है, किसी का 17,000। तो बेसिक पे भी अलग अलग, और इसमें उसके कंपैरिजन में कुछ अलाउंस भी अलग से ऐड है। ठीक है, तो इस वजह से आपका कुछ वहाँ पे बढ़ जाता है। कितना चल जाता है, तो 45,000 आप क्लर्क में ज्वाइन कर रहे हो और ये वाला आपको सैलरी मिल रहा है, यानी उम्र आपकी 20 साल है और आपके हाथ में लगभग 50,000 के आसपास आ रहा है। ठीक है, तो ये एक अट्रैक्टिव पॉइंट है यहाँ पे, पहला पे स्केल की बात करें। दूसरा अगर मैं बात करता हूँ पे से, लिख लो कहीं सर इतनी सैलरी तो मिलेगी ज्वाइन करने के बाद, 20 साल की उम्र में इतनी, ये तो मिलेगी ही। इज्जत प्रतिष्ठा वो हम साइड रखते हैं, वो जब अंदर जाओगे तभी समझ में आएगा क्या इज्जत प्रतिष्ठा मिलता है। लेकिन फिलहाल आपको जिस मतलब मोटिवेशन आपका क्या है, तो मोटिवेशन है आपका कि पहला जो आपकी पोस्टिंग होगी वो जोनल ऑफिस में ही होगी, यानी आप शहर में ही रहोगे, गांव में नहीं जाने वाले हो। ठीक है, आप अपने ही रीजन के जोन में रहोगे। ठीक है, अगर आप बिहार के हो तो आप पटना ही रीजन में रहोगे ना, पटना का किस एरिया से कितना दूर है, आप कहीं भी चले जाओगे। ठीक है, अगर आप न्यू दिल्ली में तो न्यू दिल्ली के रीजन में रहोगे ना, उससे बाहर तो नहीं। तो यानी आप अपने होम टाउन के भी आसपास हो, आप वहाँ पे स्विचिंग कर सकते हो, मतलब आप अच्छे से वहाँ पे कम्युनिकेट कर सकते हो। स्विचिंग तो नहीं, आपके गाँव में थोड़ी ना आरबीआई खुल जाएगा। कहने का मतलब है आप अपने जोन में ही रहोगे और अब ये सारी आपको फैसिलिटीज़ मिल रही है। अब महंगाई भत्ता, हाउस रेंट। दूसरा चीज़ अगर मैं बात करता हूँ अतिरिक्त लाभ, अतिरिक्त लाभ क्या मिलता है, सो देख लो पहले। मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल फॉर ऑफिशियल पर्पस। ठीक है, न्यूज़पेपर, ब्रीफ केस, बुक, ग्रांट अलाउंस। न्यूज़पेपर और किताब पढ़ने के लिए भी आपको बोलता है, ये एसबीआई में भी है, पेपर खरीदने के लिए और बुक खरीदने के लिए। ठीक है, तो कहने का मतलब है आपको ये सब मिल रहा है। फर्निशिंग ऑफ रेसिडेंस के अलाउंस मिल रहा है। ठीक है, आप घर को रिपेयर करना चाह रहे हो, रिनोवेशन करना चाह रहे हो, वो मिल रहा है। देखो ये वाला इंटरेस्ट फ्री फेस्टिवल एडवांस। ठीक है, दुर्गा पूजा आ गया भाई, हमको कुछ खर्चा बढ़ गया है तो भाई ले लो लोन, आपको इंटरेस्ट फ्री मिल जाएगा। वहाँ पे हम लेने जाएंगे तो हमें भाई 14% ऐड कर देगा, आपको इतना मिलेगा। दूसरा अगर मैं बात करता हूँ, ये सारे और भी जितने इंटरेस्ट, लोन एंड एडवांस, कंसिडरेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर हाउसिंग। आप घर खरीदते हो तो हो, आपको कम रेट में मिल जाएगा, हमको उतना कम रेट में नहीं मिलना। आप कार लो, लोन लो, एजुकेशन लो, कंज्यूमर लो, पहला तो आपको कम लोन में मिलेगा और ये सब काम के लिए फ्री मिलेगा, कुछ इंटरेस्ट नहीं देना। लो 1 साल के लिए 2 लाख रुपए ले लिए, 4 लाख रुपए ले लिया, ठीक है सर देंगे। कुछ ऐसा नहीं कि 2 लाख 4 लाख लिमिट रहता है, 1 लाख तक यहाँ पे काम करो। यानी कि कुछ सर्टेन अगर कुछ रिक्वायरमेंट हो गया तो आप यहाँ पे क्या है, इंटरेस्ट फ्री ले सकते हो यहाँ पे। और बाकी जितने आपको अब निजी, जब आप कहा जाता है पारिवारिक जीवन में जाओगे तो ये सब लोन उनके भी आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि आप घर बनाओगे, गाड़ी खरीदोगे, ये शादी वादी करोगे, तो ये सब के लिए भी तो कहीं ना कहीं एडिशनल सैलरी के अलावा भी जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे अदर के कंपैरिजन आपको देख रहे हो कि इंटरेस्ट फ्री मिल रहा है, आपको लो इंटरेस्ट में मिल रहा है। तो ये एडिशनल फैसिलिटी है जो आप आगे इसका वैल्यू समझ पाओगे, अभी नहीं समझ कि सर अभी तो मुझे इतना पैसा काफ़ी है। लेकिन जब आप पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन में जाओगे तो और भी चीज़ें बढ़ती जाती है, ज़रूरतें बढ़ती जाती है, तब इसकी आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट हो गया। दूसरा अगर मैं बात करता हूँ, देखो प्रमोशन के लिए भी यहाँ पे कुछ कंडीशन है। आप जिस जोन में हो उसी जोन में आप क्या कर सकते हो, प्रमोट होकर आगे बढ़ सकते हो। किस जोन में कितना है देख सकते हो, आपका वेस्ट जोन में है, साउथ जोन में, यानी अहमदाबाद से भोपाल ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारा लिखा हुआ है कि वेस्ट जोन में अगर मेरा अहमदाबाद में पोस्टिंग हुआ और हम चाह रहे हैं कि मेरा घर इधर है तो ठीक है भाई चल जाते हैं। साउथ जोन में कौन कौन सा सारा, यानी कि ये जो ट्रांसफ़र जो होगा कंसर्न जोन में ही आपका हो जाएगा, तो ये आपके लिए खास बात हो जाएगा। ठीक है, दूसरा एक प्रमोशन वाला कहाँ गया, आपके प्रमोशन के भी मान लो कि आरबीआई ग्रेड बी के वहाँ पे नोटिफिकेशन आ गया, तो आरबीआई ग्रेड बी में है, आपकी संभावना ज़्यादा है कंपेयर टू मेरे। ठीक है, मैं वहाँ पे हमको वहाँ पे रिलैक्सेशन मिलेगा जब आरबीआई ग्रेड बी के बारे में एक सेशन करूँगा जहाँ पे आपको सारी चीज़ें बताऊँगा। तो पहली चीज़ मैं आपको बता दूँ कि आपको यहाँ पे प्रमोशंस में भी
आपके प्रमोशंस में भी आपको हेल्प मिलता है, और साथ ही साथ ये सारी चीज़ें में आगे अगर मैं बात करता हूँ, चलो ये इसमें जिक्र नहीं करूँगा क्योंकि एग्जाम्शन फी किसी का 400, 500 और 600 एग्जाम्शन फी जो लगता है 450। चलिए ये सारी चीज़ें हो गई, यानी कि फैसिलिटी आपको मिल रही है, पे स्केल अच्छा मिल रहा है, आपको अलाउंस अच्छा मिल रहा है। हाँ, इसमें इंश्योरेंस वाला पार्ट मैंने काउंट नहीं करवाया, मैं आपको बता दूं इंश्योरेंस वगैरह भी है यहाँ पे, ठीक है। मेडिकल वाला पार्ट देखो, मेडिकल के लिए भी आपको मिल रहा है, ठीक है। ओपीडी के लिए आपको मतलब बीमारी अगर वगैरह हो रहा है तो उसके लिए भी आपको रिमबर्समेंट मिलता है। तो मेडिकल फैसिलिटी भी आपको एडिशनल अच्छी खासी मिल रही है यहाँ पर, ठीक है। मेडिकल फैसिलिटी भी मिल रही है, साथ ही अदर अलाउंस भी मिल रहा है, सिटी अलाउंस मिल रहा है, आपको घर रिन्यूअल करने के लिए मिल रहा है, लो इंटरेस्ट फ्री इंटरेस्ट लोन मिल रहा है। तो ऐसे तमाम फैसिलिटी है जो अदर बैंक से इसको अच्छा मतलब सुपर बनाती है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया। चलिए ये तो हो गया, अब बात करते हैं सर इसका प्रिपरेशन करना है। तो दोस्तों प्रिपरेशन के लिए आपको बता दूं कि अगर आप फ्रेशर हो तो आपको इसके साथ और भी बैंक को फोकस करना चाहिए, और आपको प्रिपरेशन करना चाहिए बैंक महापैक प्लस के साथ जाना चाहिए, जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे जितने ये आरबीआई टाइप के बैंक है इसको तो कवर कर ही रहे हैं, साथ ही साथ स्पेशलाइज बैंक यानी कि रेगुलेटरी बॉडी आरबीआई, नाबार्ड, सिडबी वाला एग्जाम भी कवर होता है, ठीक है। आरबीआई महापैक में यहाँ पे आपके रेगुलेटरी बॉडी जैसे कि सिडबी वगैरह का एग्जाम जो है, या सेबी का अभी सिडबी वैकेंसी आई, वो यहाँ पे कवर नहीं होगा, वो इस पे कवर होगा। तो अगर आप फ्रेशर हो और हर एग्जाम के लिए अटेम्प्ट लेना चाहते हो A to Z, जो आपका रेगुलेटरी भी है और रेगुलर बैंक भी, तो आप बैंक महापैक प्लस के साथ जाइए। बैंक आरबीआई असिस्टेंट वाले भी बैंक महापैक के साथ ही जाएं तो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। आरबीआई इज अ रेगुलेटरी बॉडी, तो आरबीआई महापैक के साथ जाइए। कि बुक चाहिए तो बुक में आप इस पैक के साथ जाइए। जो भी आप यहाँ पे परचेज करते हो वहाँ पे Y706 कोड लिख लो। Y706 कोड अप्लाई करने से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है 78%। आप ऐप के माध्यम से लेना, थोड़ा सा ये आपको डिस्काउंट मिल जाता है, ठीक है। ऐप से ही लेना, प्ले स्टोर पे जाना और Adda24 का आप ऐप डाउनलोड करना और इस कोर्स को परचेज करना और इस कोड को अप्लाई करोगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाता है। एक एडिशनल जानकारी बता दूं, आपको यहाँ बता दूं दोस्तों, अभी रिसेंटली एक रनिंग बैच हमारा चल रहा है, वो मध्य प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक का चल रहा है, जो 20 दिसंबर से स्टार्ट है पहला। और यहाँ पे इस कोड को अप्लाई करके ये मैक्सिमम यहाँ पे डिस्काउंट ले सकते हैं। आज के लिए एक आया है ऑफर, ये बुक वाला देख सकते हो, जो आज ही रात के लिए आप प्ले स्टोर पे जाके कोई भी मटेरियल्स को परचेज कर सकते हो। मटेरियल परचेज करने के लिए बस उस कोड में आपको यहाँ पे S अप्लाई करना है। आपके लिए जो कोड बुक मैं सजेस्ट करूंगा वो बुक है आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट का बुक किट। इस बुक को परचेज कीजिए, क्योंकि आरबीआई का सेशन था इसलिए मैंने आरबीआई के बारे में बताया। तो आप इस बुक को परचेज कीजिए। अगर ये 2 दिन में करते हो तो 22% पे रहेगा, और अगर इससे आगे पीछे जाते हो तो आपको 17% पे ही मिलेगा। तो आप जाइए और जो भी ऑफर है इसका यूटिलाइज कीजिए और जाके जल्दी से इस पर जुड़ जाइए और अच्छे से आरबीआई असिस्टेंट का प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए।